हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 2 घायल। जुलूस में करंट उतरने से मची भगदड़। और आइए शुरुआत करेंगे आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि आज हम जिनपिंग का पावर प्लान जो है उसे डिकोड करने जा रहे हैं। पावर यानी सत्ता, ताकत का जो प्लान है वो डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं जिनपिंग है कहां। यह जिनपिंग की आखिरी तस्वीर आपने देखी थी जब जिनपिंग एससीओ की बैठक में दिखे थे। उसके बाद से जिनपिंग गायब। लोग कह रहे थे जिनपिंग गए कहां। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जैसे ही जिनपिंग पहुंचे चीन, उस दिन एससीओ की बैठक के बाद, बैठक खत्म होने से पहले पहुंच गए थे और जिनपिंग पहुंचे, खबर आई कि जिनपिंग को तभी नजरबंद कर लिया गया। जिनपिंग गायब हो गए, गुमशुदा हो गए, किसी को कुछ नहीं पता जिनपिंग गए तो गए कहां, है तो है कहां। लेकिन 10 दिन बाद जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं जिनपिंग को। ये जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई और कहा गया आखिर 10 दिन तक कहां थे। 10 दिन तक कहा गया जिनपिंग की हत्या हो गई, जिनपिंग गायब है तो गए कहां। ग्लोबल टाइम्स जो उनका अखबार है वो भी नहीं बता रहा जिनपिंग कहां गए। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा था कि जिनपिंग कहां गए, लेकिन जिनपिंग दिखाई तो दिए। अब यहां से दूसरा सवाल सामने आ गया। सवाल यह आया कि ये जिनपिंग ओरिजिनल है या नहीं, जिनपिंग का डुप्लीकेट तो नहीं है। तो आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ सवाल उठे उस दौरान। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि जिनपिंग का जो तिलिस्म है वो तिलिस्म आखिर कैसे सवालों में है। देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जिनपिंग और ड्रैगन निकल आए। ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही है। कुछ ऐसा ही रहस्य बना हुआ है। रहस्य यह है कि दरअसल जिनपिंग अब तक कहां छिपे हुए थे। यह एक बड़ा रहस्य सामने। रहस्य यह है कि सामने आखिर जिनपिंग आज तक और अब तक क्यों नहीं आए थे। छुपे थे जानबूझकर या छिपाया गया था। जिनपिंग पर चीन आखिर अब तक चुप क्यों था, क्यों खामोश था अब तक चीन, कुछ नहीं बोल रहा था। क्या वजह है? जिनपिंग क्या जानबूझकर गायब हुए थे? क्या जिनपिंग को पता था कि वो गायब होंगे और उसके बाद इस तरह की खबरें चलेंगी? चीन और जिनपिंग दुनिया के लिए आखिर पहेली क्यों बने हुए हैं, आज तक पहेली बने। क्या जिनपिंग की पार्टी में विद्रोह हो रहा है? जिनपिंग को इस बात का डर है? क्या जिनपिंग को कुर्सी जाने का डर सता रहा है? पावर के लिए, सत्ता के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? क्या प्लान कर रहे हैं जिनपिंग? आपको बताऊं, लेकिन जरा रिपोर्ट देखिए कि आखिर जिनपिंग के गायब होने के पीछे छिपकर जिनपिंग कौन सा बड़ा काम कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। जिनपिंग गायब हुए थे या जिनपिंग जानबूझकर दुनिया के सामने नहीं आ रहे थे? क्या जिनपिंग का गुमशुदा होना उनके पावर प्लान का हिस्सा था? 10 दिन बाद अचानक जिनपिंग प्रकट हुए। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जिनपिंग दिखाई दिए। अटकलें लगने लगी कि जिनपिंग नहीं है या जिनपिंग का डुप्लीकेट है। जिनपिंग के गायब होने की बड़ी वजह थी चीन में उनकी कुर्सी। क्या जिनपिंग गायब नहीं हुए थे, वो खुद सत्ता में वापसी की बिसात बिछा रहे थे। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनपिंग आखिर बार कहां नजर आए, क्यों एकाएक प्रकट हुए जिनपिंग, और जिनपिंग के छिपे होने के पीछे क्या वजह थी, क्या कर रहे थे जिनपिंग आखिर क्यों पर्दे में थे, अब तक क्यों छिपे थे। 10 दिन तक जिनपिंग चीन से गायब रहे दरअसल। और 16 सितंबर को जिनपिंग एससीओ से लौटे थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बैठक थी उससे लौटे थे, समरकंद से। लौटने के बाद शी कहीं नजर नहीं आए, चीन में पूरी तरह से गायब। जिनपिंग को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई, तमाम तरह की बातें की गई, तख्ता पलट से लेकर नजरबंद तक की बातें कही गई। लेकिन आपको बताऊं कि इसे मूव कीजिए प्लीज। तख्ता पलट से लेकर नजरबंद तक की बातों के बाद 27 सितंबर को जिनपिंग प्रदर्शनी में दिखे। 10 दिन बाद जिनपिंग के साथ ली केकियांग भी मौजूद थे और चीन में दूसरे नंबर के नेता हैं ली केकियांग। तो सवाल यह है कि ली के साथ चीन के कई बड़े अधिकारी भी उस दौरान मौजूद थे। जिनपिंग ने ली के साथ प्रदर्शनी का दौरा किया। क्या जिनपिंग एकाएक प्रकट हुए या जिनपिंग बिसात बिछाने के बाद सामने आए दुनिया के? प्रदर्शनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दरअसल यह आयोजित की थी और चीन की महान उपलब्धियां इस प्रदर्शनी में दिखाई गई।
अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सोचिए जरा, आखिर चीन में इतना रहस्य क्यों, इतना तिलिस्म क्यों? चीन में हर चीज छिपाई क्यों जाती है? कभी सोचा है आपने? कोई चीज कभी खुलकर निकलकर सामने नहीं आती। उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे चीन की तिलिस्म सिर्फ इतना ही नहीं है, सत्ता को लेकर भी चीन में सब कुछ पर्दे के पीछे रहता है। पूरी दुनिया चीन की सियासत में सिर्फ एक ही शख्स को जानती है, जिनका नाम है शी जिनपिंग। क्या आप किसी दूसरे नेता का नाम जानते हैं चीन में? जिनपिंग सत्ता में पिछले 10 सालों से बने हुए हैं और आगे पूरे जीवन तक कुर्सी साथ रखने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है जिनपिंग अपने खिलाफ हर विरोध की आवाज को कुचल देते हैं। चीन में सब कुछ पहेली जैसा है, न सत्ता की जानकारी है, न सेना की जानकारी है, न ही चीन में चलने वाले किसी शोध, किसी रिसर्च की जानकारी। और दूर मत जाइए, पन्ने पलटिए सिर्फ। अभी जब कोरोना की लहर आई थी, हर रोज चीन पर एक नया खुलासा हो रहा था। कभी कोरोना लैब की सच्चाई सामने आ रही थी, ना आज तक किसी को पता चला कि कोरोना कहां से निकला, चीन में कोरोना से कितनी मौतें हुई। दुनिया को आज तक जिनपिंग ने सच नहीं बताया, सच पता नहीं चलने दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेबोरेटरीज ही नहीं, चीन की सेना भी एक तरह का सीक्रेट है। आपको याद होगा जून 2020 में गलवान घाटी में चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें हिंदुस्तान की सेना ने जिनपिंग को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इस संग्राम में चीन के 40 सैनिक या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए। लेकिन यह आज तक चीन की तरफ से बताया नहीं गया कि चीन की सेना का कितना नुकसान हुआ। चीन दुनिया के सामने तिलिस्म और अबूझ पहेली है और आज तक किसी को नहीं पता कि चीन के कौन कौन से जवान मारे गए थे। लेकिन आपको बताऊं, जिनपिंग कैसे चीन को हैंडल करते हैं और कैसे शुद्धिकरण कर रहे हैं। अपने विरोधियों को तबाह, बर्बाद और खत्म कर देते हैं। कोई दूसरा आदमी बचेगा ही नहीं जिनपिंग के सिवा। देखिए जरा, जिनपिंग की कुर्सी से आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो शख्स है, ये कुर्सी पर बैठा है जिसके चारों तरफ कांटे और भाले, और ऐसे ही ये अपने विरोधियों को तबाह और बर्बाद करता है। 10 साल से जिनपिंग सत्ता में बने हुए, 10 साल से आगे भी कुर्सी ना छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया उन्होंने। पहले कार्यकाल में जिनपिंग पार्टी की सुनते थे, लेकिन दूसरी सत्ता में फैसले खुद लेने शुरू कर दिए, क्योंकि खुद को वो अब देश से बड़ा समझने लगे। पार्टी के तमाम नेताओं को किनारे लगा दिया, साइडलाइन कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के विरोधी बन गए, जिनपिंग को खत्म करने वाले बन गए, इसलिए जिनपिंग ने ऐसे लोगों को ही खत्म कर दिया। कोरोना के दौरान जिनपिंग ने कड़े फैसले लिए, लोगों को जबरन तानाशाही नियम लोगों पर लागू किए गए। चीन की जनता भी जिनपिंग के खिलाफ हो गई और इतना ही नहीं, जिनपिंग के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा। उसके बाद से चीन में तख्ता पलट की खबरें सामने आई। अचानक शी जिनपिंग ने एक नया प्लान तैयार किया, पार्टी नेताओं और विरोधियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया, मरवा दिया जिनपिंग ने। करप्शन के आरोप में मौत और जेल की सजा दे दी। पूर्व मंत्री सुन लिजन को सजाए मौत दी। करप्शन पर कार्रवाई से जनता जरूर खुश हो गई कि बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। एक्शन में जिनपिंग ने विरोधियों को साफ कर दिया। अब चीन में जिनपिंग का विरोध करने वाला नहीं बचा। जिनपिंग का उत्तराधिकारी भी नजर नहीं आ रहा है। क्या यही वजह थी कि जिनपिंग यही बिसात बिछा रहे थे? जिनपिंग यही बिसात बिछा रहे थे ताकतवर होने के लिए, इसीलिए गायब थे। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा क्या कह रहे हैं। आखिर सिन्हा साहब बताएंगे कि चीन में इतना रहस्य, इतना तिलिस्म और इतना खुफिया क्यों है ये देश। सुनिए जरा। चीन की जो पहली और रहस्य है वो उसकी क्लोज डोर है। ऐसा लगता है कि 30 साल पहले जब चाइना ओपन हुआ पूरे विश्व के लिए, तो एक पहली, क्योंकि एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 से लेकर के जो 100 साल अभी मनाया गया है 2021 तक, तो इस 100 साल के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वहां पर रेप्रेशन, एब्सोल्युटली अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, द माउस जो पॉलिसी है कि स्टेट ही सब कुछ है, उसमें जनता का कोई वो सब सबवर्जन है। और जो उनकी जो एक थिंकिंग है कि मिडिल किंगडम सिंड्रोम की जब वो बात करते हैं, येलो सुप्रीमेसी की, हाइनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी सोसाइटी को क्लोज किया। ओपन कब किया? हाइड योर इंटेंशंस एंड लेट द होल वर्ल्ड। ये थ्योरी है जो जिनपिंग की। तो सवाल ये है कि ये जो तिलिस्म है चीन का, ये तिलिस्म ही जिनपिंग को तीसरी बार
सत्ता तक पहुंचाएगा। 2 बार रह चुके हैं राष्ट्रपति, क्या तीसरी बार भी आ जाएंगे? पूरी बिसात शतरंज की बिछाने के बाद जिनपिंग वापस तो आ गए, लेकिन ये देखिए, यह है जिनपिंग का सिंहासन, और सिंहासन के इर्द गिर्द जो चक्रव्यूह बनाया है जिनपिंग ने। 16 अक्टूबर को सीसीपी की बैठक होनी है। देखिए सीसीपी क्या है? सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसी पार्टी से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने। चीन में दूसरी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। सीसीपी की बैठक में अगला राष्ट्रपति चुना जाना है। जी हां, बड़ी चीज ये, जिनपिंग ने अगली सत्ता की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए जिनपिंग ने पार्टी का संविधान तक बदल डाला है पूरा। अब सीसीपी चाहे तो जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे जिनपिंग, और इस समय जिनपिंग की उम्र हो गई है 69 साल, एक कम 70। पार्टी में जिनपिंग को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा इस वक्त। जो विरोधी आवाजें उठी, जिनपिंग ने दबा दिया, खत्म कर दिया या सजाए मौत दे दी। अब पार्टी में जिनपिंग का एक छत्र राज बना हुआ है इस वक्त, और किसी के जिनपिंग को टक्कर देने की संभावना ना के बराबर है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जिनपिंग ही तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनेंगे। अगर जिनपिंग राष्ट्रपति बनते हैं तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पार्टी के पुराने नेताओं को कमेंट ना करने की हिदायत दी है, सबके मुंह पर उंगली है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जिनपिंग के विरोध में कुछ भी ना कहने को कहा गया है। मतलब साफ है कि जिनपिंग ही तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनेंगे। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं। क्या जिनपिंग के खिलाफ जो विरोध उठ खड़ा हुआ है, यह विरोध जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी तक नहीं जाने देगा, या आसानी से जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे? सुनिए के सिन्हा क्या कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने तीनों हैट पहना हुआ आज के दिन में। वो राष्ट्रपति तो है ही हैं, वो चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मतलब है पीएलए के, सुप्रीम लीडर तो होते, मगर आज के दिन में वो चेयरमैन है। और जो पेलोड ब्यूरो है वो उनकी पकड़, माने पार्टी में, गवर्नमेंट में और जो मिलिट्री में, तीनों की पकड़ उन्होंने बनाई हुई है। और देखिए क्या आएंगे 16 अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा कि क्या चाइना की जनता उनको, चाइना की जनता की कोई आवाज नहीं, कोई नहीं चाहता। आज के दबे जमान में जिस तरह से चीजें हुई हैं, सब चीज 2012 के बाद जब से सी जिनपिंग आए हैं सीन में, उन्होंने जो भी किया, चाहे उनका अबोर हो, उनकी पॉलिसी हो, उनका वो जो एक है कि हेजेमनिक बिहेवियर हो, उन्होंने जो चीज भी की है उसमें आज के दिन में पूरी गिरावट है। और चाइना का टोटल एक्सपोज हो चुका है कि चाइना की इकोनॉमी भी अभी देखिए मार खा रही है। और आइए, आपने सुन लिया के सिन्हा साहब को, लेकिन देखिए जिनपिंग कितने ताकतवर हो गए। कैसे आखिर जिनपिंग इतने ताकतवर हो गए? ये बेवजह नहीं है, ये अपने आप नहीं हुए। इसके पीछे जिनपिंग का दिमाग भी है और जिनपिंग की मेहनत भी है। देखिए जरा, 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने शी जिनपिंग दरअसल, और 2013 में कम्युनिस्ट पार्टी से ही राष्ट्रपति बन गए। 2013 से ही सत्ता में बने हुए शी जिनपिंग, और कम्युनिस्ट पार्टी का भी बड़ा पद उनके पास है। सीपीसी के खुद महासचिव भी बने हुए हैं, राष्ट्रपति भी जिनपिंग है, चेयरमैन भी। देखिए, चीन की सेना पीएलए के यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर इन चीफ भी खुद ही हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी खुद ही हैं। सेना को जिनपिंग का हर आदेश मानना होता है, और इसके लिए 2017 में बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास किया गया। चीन में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो इकलौता शख्स सिर्फ और सिर्फ जिनपिंग है। इस जिनपिंग से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है चीन के अंदर। चीन का मतलब ही इस वक्त शी जिनपिंग है। पार्टी से लेकर सरकार तक कमांड करते हैं जिनपिंग हर एक चीज पर, और यही वजह है कि उन्हें सत्ता से कोई हिला नहीं पाया है अब तक। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिनपिंग का तिलिस्म टूट रहा है, और अगली जो बैठक होनी है उनकी पार्टी की, वो तय करेगी जिनपिंग का आगे का मुकद्दर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, जहां केजरीवाल का मुकद्दर तय होगा गुजरात में। गुजरात में फंस गए केजरीवाल, कैसे, ये आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो गुजरात दौरे पर हैं, पीएम मोदी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर, प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं, और अरविंद केजरीवाल भी, सुनिए, अरविंद केजरीवाल भी देख रहे हैं रैली। अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में, लेकिन नारे लग रहे हैं मोदी मोदी। एम्बियंस बढ़ाइए।
वडोदरा में थे अरविंद केजरीवाल और वहां भी मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें क्या हैं ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर पहुंचे, सूर्य मंदिर, मुदेश्वरी मंदिर प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का गृह जिला है, गृह राज्य है गुजरात। प्रधानमंत्री गुजरात में, अरविंद केजरीवाल गुजरात में होना है चुनाव। और आप जानते हैं चुनाव की जोर आजमाइश में अरविंद केजरीवाल स्कोर पीछे नहीं करना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जब एंट्री हो जाती है तो सारे विरोधी पीछे हो जाते हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ उल्टा हो गया, केजरीवाल को नुकसान हो गया। केजरीवाल का एक पोस्टर लगा दिया गया जिसमें टोपी पहने हुए अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में गए, केजरीवाल टोपी में पोस्टर आया। अब केजरीवाल के लिए इससे बड़ा नुकसान चुनाव में नहीं हो सकता था कुछ। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर विजुअल दिखाई जरा। केजरीवाल कुछ संभालते गुजरात, उससे पहले उनके मंत्री 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के साथ वीडियो वायरल हो गया। एम्बियंस दीजिए इसका जरा। ये केजरीवाल के मंत्री 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अब वो ऐसे फंस गए इसमें कि आखिर सवाल ये है कि ऐसे कैसे हिंदुओं का मन जीतेंगे और वोट जीतेंगे। इसलिए केजरीवाल ने क्या किया, अपने मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, मंत्री की छुट्टी कर दी। एयरपोर्ट देखिए जरा। गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी। एने बचपणथी सांभळ्यो तो आज 20-22 वर्षनो गुजरातनो जवानियो एने कर्फ्यू शब्द सांभळ्यो नथी। आ कायदो व्यवस्थानुं काम आपणे गुजरातमां करी बताव्युं। गुजरात मतलब भारतीय जनता पार्टी। गुजरात मतलब बीजेपी। और गुजरात मतलब बीजेपी वर्सेस ऑल। जिस गुजरात में सत्ता की खातिर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी बनाम आप की बिसात बिछाई, उसी बिसात पर केजरीवाल अब चारों खाने चित्त हो गए जब केजरीवाल के मंत्री का 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन का वीडियो वायरल हुआ। ना ही उनकी पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। गुजरात का हिंदू वोट खिसक न जाए, इसलिए केजरीवाल ने तुरंत अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मेहसाणा के एक मंदिर में अपने आराध्य की पूजा कर रहे थे और जनता का आशीर्वाद हासिल कर रहे थे। दूसरी तरफ केजरीवाल, जो अब तक बीजेपी पर हमला कर रहे थे, आज हिंदू धर्म का अपमान करने वाले अपने सबसे करीबी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सियासी वध कर रहे थे। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। दरअसल ये मोदी का करिश्मा है और गुजरात की जनता का मोदी के प्रति प्यार, जिसकी वजह से केजरीवाल बैकफुट पर है। केजरीवाल को इस बात का एहसास हो गया कि गुजरात दिल्ली नहीं है जहां हिंदू धर्म का अपमान कर वोट हासिल किया जा सके। इसका एहसास होते ही पहले तो खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। गुजरात में जगह जगह विरोध होने लगा तो मजबूरन अपने मंत्री का सियासी वध करने का फैसला किया। और आइए, तो हिंदू वोटों के लिए गुजरात में वो नहीं चलेगा जो उत्तर प्रदेश में चलता है। हिंदू वोटों के लिए केजरीवाल ने अपने नेता की, अपने मंत्री की बलि ले ली। देखिए जरा, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होने के लिए भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती। दिल्ली में हिंदुओं का दरअसल धर्म परिवर्तन कराया गया। जो केजरीवाल के बगल में खड़े हैं वही मंत्री जी हैं। दशहरे में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, विजयदशमी के दिन एक साथ 10,000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया। राजेंद्र पाल गौतम पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा और केजरीवाल के सबसे करीबी मंत्री हैं राजेंद्र गौतम। केजरीवाल ने क्या किया, मजबूरन केजरीवाल को इस्तीफा लेना पड़ा अपने मंत्री से, क्योंकि गुजरात में केजरीवाल का विरोध हो रहा है
और चुनाव में नुकसान की आशंका के बाद इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने का संकल्प दिलाया था और श्री राम और श्री कृष्ण पर भी आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। गौरी गणपति की पूजा न करने का संकल्प भी दिलाया गया था। मंत्री ने एक बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में यह शपथ दिलाई थी। इस घटना के बाद मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी थे, लेकिन अब पूर्व मंत्री हो गए हैं क्योंकि इस्तीफा लिया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई गुजरात में। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, खबर यह है कि केजरीवाल के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी नेता अध्यक्ष हैं गुजरात के गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गुजरात के, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। जरा सुनिए। ऑडियो दीजिए। नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। इस्तेमाल हो रहा है आप नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। तो जिसे आप सुन रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों में इसे सुनने के बाद गुस्सा होगा। आपको याद है मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद देखिए कांग्रेस कहां है। कांग्रेस कहां है, कांग्रेस को पता नहीं। लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली पर घर घर बिजली की काट दी है। गांव में ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला गांव, देश का पहला गांव आप देख रहे हैं जो अब सौर ऊर्जा से, सोलर से चलेगा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव में चारों तरफ सोलर पैनल लगे। देश ने, ये आप देख रहे हैं, ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, देश का पहला गांव है जहां बिजली की जरूरत नहीं है। सोलर पैनल से अब लाइट आएगी, पूरे गांव में सोलर पैनल। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला सोलर विलेज आज इनॉग्रेट किया है। मोढेरा का पहला सोलर विलेज इसे घोषित कर दिया गया है। मोढेरा गांव में अब कभी बिजली नहीं कटेगी। बड़ी बात यह, गांव में 24 घंटे 7 दिन 24/7 बिजली होगी। यहां बिजली के सारे कामकाज सौर ऊर्जा से होंगे और जिसका फायदा मोढेरा के 1300 घरों को मिलेगा। बिजली बिल में 60% से 100% तक कमी आ जाएगी। सोचिए जरा, बिजली बिल आधा नहीं, 60% से 100% तक कमी आ जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर आपको बताऊं 80 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। मेहसाणा के मोढेरा गांव में ही पीएम मोदी की कुलदेवी है और मोढेरा की मातंगी मुढेश्वरी माता मोदी की कुलदेवी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहां पूजा की थी। मेहसाणा के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं मैं बिजली बिल आधे कर दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम
हर घर बिजली पहुंचा देंगे, वो भी 60 से 100% मुफ्त। सुनिए जरा। मैं पूछता हूं, अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे, सारे पुराने बिल माफ। साथियों, अब तक ये होता था कि सरकार बिजली पैदा करती थी और जनता खरीदती थी। केंद्र सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, किसान अपने खेतों में बिजली पैदा करेंगे और इसके लिए सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है, लाखों सोलर पंप विस्तृत कर रही है। એના બદલે સોલાર પેનલ લગાવી દીધી હોય તો એ સોલારથી આપણી પંપ પણ ચાલે, ખેતરને પાણી મળે અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદી જાય। और आइए, ये जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक पूरा गांव सोलर पैनल यानी सोलर विलेज घोषित हो गया है। हिंदुस्तान अब दुनिया के बड़े बड़े देशों की रेस में आ गया है। देखिए जरा, ये भी मोदी की सूर्य क्रांति है, पीएम मोदी की सूर्य क्रांति। सौर ऊर्जा से बिजली आएगी। देखिए जरा, सौर ऊर्जा में भारत 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। यहां 12,870 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, 12,870। अब देखिए जरा, जर्मनी पहले नंबर पर कौन है सौर ऊर्जा में? जर्मनी का नंबर पहला है इस सूर्य क्रांति में। यहां 38,250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पर है चीन, शी जिनपिंग का देश दूसरे नंबर पर है। यहां 28,830 मेगावाट का इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर है जापान का नंबर तीसरा है, यहां 23,409 मेगावाट उत्पादन होता है सौर ऊर्जा से। चौथे नंबर पर आता है इटली, यहां मारियो द्राघी है, यहां 18,622 मेगावाट उत्पादन होता है सौर ऊर्जा से। जो बाइडेन यानी अमेरिका 5वें नंबर पर है। और सोचिए जरा, हिंदुस्तान आज कहां आकर खड़ा है? अमेरिका में 17,317 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, भारत में 12,000। अमेरिका भारत से केवल 1 पायदान ऊपर है। भारत अब 6 इन बड़े देशों में है जहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। किसी ने इससे पहले कल्पना नहीं की थी सूर्य क्रांति की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। जी हां, अब तक बम गिरा रहे थे पुतिन, ज़ेलेंस्की और पुतिन मिल सकते हैं। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जब मिलेंगे दो जानी दुश्मन, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, जब दो जानी दुश्मन मिलेंगे तो सोचिए क्या होगा। एक दूसरे से नजरें मिलेंगी या उससे ज्यादा भी होगा। कैसे एक दूसरे पर बरसेंगे ये आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने के बाद भी पुतिन का क्रोध कम नहीं हो रहा। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रही है। पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने का प्रण ले चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच खबर है कि जानी दुश्मन यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मंच पर आ सकते हैं। सवाल यही, जब जानी दुश्मन मिलेंगे तो क्या युद्ध का समाधान निकलेगा? क्या पुतिन के गुस्से को ज़ेलेंस्की शांत करा पाएंगे? और आइए अब आपको बता रहा हूं दोनों नेता कहां मिल सकते हैं, कहां मिलने वाले हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं G20 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। G20 की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें जा सकते हैं। ये बैठक कहां हो रही है जरा मैप के जरिए देखिए, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। ये बैठक होने जा रही है इंडोनेशिया में, मॉस्को से
मॉस्को से 4,450 किलोमीटर उड़कर पुतिन पहुंचेंगे बाली इंडोनेशिया और 10,347 किलोमीटर की उड़ान भरकर कीव से जेलेंस्की पहुंचेंगे। तो आइए, ये बड़े योद्धा, दो बड़े लोग मिलेंगे तो आखिर क्या बातचीत होगी, क्योंकि दोनों इस वक्त एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दो अगर सबसे बड़े दुश्मन हैं पुतिन और बाइडेन के बाद तो यही दोनों हैं, जेलेंस्की और पुतिन। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, दोनों का आमना सामना इस बड़ी बैठक में होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी मुलाकात होगी। पुतिन जेलेंस्की की आमने सामने की मुलाकात होगी। बाली में ये दोनों जानी दुश्मन मिलेंगे, इंडोनेशिया के बाली में। 15 और 16 नवंबर को G20 समिट है। इंडोनेशिया के बाली शहर में यह समिट होने वाली है। आपको बताऊं, कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी इसमें पहुंचेंगे। खबर यह, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में हो सकते हैं। पुतिन के पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है इस बैठक में। जेलेंस्की को भी इस बैठक में बुलाया गया है। दोनों नेताओं के लिए बहुत बड़ी खबर यह कि दोनों नेताओं के लिए होटल बुक किया जा चुका है। जंग के बीच पुतिन जेलेंस्की का आमना सामना होगा। युद्ध को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। क्या सिर्फ बातचीत होगी? पुतिन ने इतना नुकसान किया, जेलेंस्की को इतना मारा है, देश में इतनी तोड़फोड़ और मिसाइलें गिराई हैं, क्या सिर्फ बातचीत होगी? 4 शहरों के विलय पर पुतिन ने चर्चा की बात कही है। जेलेंस्की को 4 शहर छोड़कर वार्ता का आमंत्रण दिया है कि आइए सरेंडर करिए, आके 4 अपने शहर भूल जाइए, क्योंकि अब वो रूस का नक्शे में आ गए। 24 फरवरी 2021 से शुरू हुआ युद्ध अब तक जारी है और G20 जैसी बड़ी बैठक में क्या कोई समाधान निकल सकता है? और युद्ध ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इतनी मुश्किलें हैं कि आखिर यूरोप डरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह यह है, दरअसल ये जो हमले हो रहे हैं, अभी भी इसी तरह से अटैक हो रहे हैं यूक्रेन पर, अभी भी पुतिन इसी तरह से मिसाइलें दाग रहे हैं। तो सवाल यह है कि पुतिन ने जेलेंस्की का इतना नुकसान किया है, पूरे यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पुतिन के क्रोध के आगे यूक्रेन खाक हो चुका है। इसके बाद दोनों नेता मिलेंगे। देखिए जरा कितना नुकसान हुआ। पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहर को रूस में मिला लिया है। यह पहला झटका था जेलेंस्की के लिए। डोनेट्स्क, लुहान, ज़पोरिज़िया, खरसन का विलय कर दिया गया आपस में। जनमत संग्रह के बाद 4 शहरों को रूस में मिला लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन से 18% हिस्सा छीन लिया है उसके देश का। सब कुछ खाक हो गया। अब तक यूक्रेन के 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 15,000 से ज्यादा। यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। 6,000 नागरिकों की मौत हो गई है, 9,000 घायल है नागरिक। करीब 50 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। यूक्रेन के सैन्य अड्डे पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। इस दरमियान जेलेंस्की और पुतिन मिलेंगे। रूसी हमले में यूक्रेन का 80% तबाह हो चुका है। सड़कें, एयरपोर्ट, इमारतें तबाह हो गई हैं। इस बीच ये दोनों बड़े जानी दुश्मन मिलने वाले। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 50% तक गिर गई है, आपको बताऊं। तो जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों जख्मी हैं, दोनों घायल हैं, 2 घायल मिलेंगे शेर, तो आखिर क्या होगा सोचिए। लेकिन सिर्फ ये दोनों नहीं मिलेंगे, 2 और दुश्मन मिलेंगे, बाइडेन और पुतिन। बाइडेन और पुतिन भी आमने सामने होंगे इस बड़ी बैठक में। बाइडेन भी धमकियां दे रहे हैं, पुतिन भी कह रहे हैं मैं कभी भी परमाणु बम मार दूंगा। बाइडेन कह रहे हैं कि मैं उसे हल्के में नहीं ले रहा हूं। पुतिन कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और बाइडेन पहली बार कह रहे हैं वाकई पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। तो 2 परमाणु हमले की धमकियों के बीच नेता मिलने वाले हैं। तो क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। To defend and protect our country and our people, we will use all the means that we have. दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स पुतिन की परमाणु हमले की धमकी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका और रूस के राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि G20 समिट में पुतिन और बाइडेन मिल सकते हैं। धमकी और बढ़ते तनाव के बीच देखना होगा क्या बाइडेन पुतिन को रोक पाएंगे, क्या युद्ध विराम के लिए पुतिन मान जाएंगे।
और आइए आपको बता रहे हैं ये दोनों नेता आखिर कहां मिलने वाले हैं। दोनों नेता जब मिलेंगे तो क्या बात होगी, देखिए जरा। पुतिन और बाइडेन की ये मुलाकात हो सकती है, ये आप देख रहे हैं दोनों। क्या दोनों आमने सामने बैठेंगे? दोनों एक दूसरे को रोज धमकियां देते हैं। सुबह उठते ही पहला काम है परमाणु बम मार दूंगा बोलना। G20 समिट में इन दोनों की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता इंडोनेशिया के बाली में मिल सकते हैं, जहां पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, वहीं पुतिन और बाइडेन की मुलाकात हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों में तनाव इस वक्त चरम पर है। बाइडेन रोज धमकियां देते हैं कि मैं 4 शहर जो पुतिन ने कब्जा कर लिया वो कब्जा नहीं करने दूंगा। बाइडेन रोज धमकियां देते हैं इसके पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन ने न जाने कितने सैंक्शन, कितने प्रतिबंध पुतिन पर लगा रखे हैं। उसके बाद दोनों आमने सामने पहली बार मिलेंगे युद्ध के बीच। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। बाइडेन ने कहा इसे मजाक मत समझिए, पुतिन ऐसा कर सकते हैं। पुतिन कई बार अमेरिका और यूरोप को धमका भी चुके हैं। पुतिन ने कहा था रूस को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रूस अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं दरअसल, और रूस अमेरिका भिड़े तो हाहाकार होगा और विश्व युद्ध तय है, तीसरा विश्व युद्ध। पुतिन बाइडेन बाली में मंच साझा करेंगे आमने सामने। दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव है। कूटनीतिक स्तर पर वार्ता हो सकती है। दुनिया को इस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है, और यह जो मुलाकात होगी पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद दुनिया की यह सबसे बड़ी मुलाकात होगी, जिस पर सभी की, पूरे विश्व की नजरें होंगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, वापस हिंदुस्तान आते हैं और आपको एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। ये वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब्जी खरीदने पहुंची, देख रहे हैं आप। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट बनाती है देश का, वो मंत्री सब्जी खरीदने पहुंची और सब्जी खरीद रही है। देखिए जरा, उन्होंने बाकायदा, ये शायद शकरकंद ले रही है, जरा फुल स्क्रीन लीजिए, ध्यान से दर्शक देखें और समझें कि वित्त मंत्री, देश का बजट बनाने वाली वित्त मंत्री सब्जी की दुकान पर पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, सब्जी की दुकान पर पहुंची। लोगों के लिए अपने आप में ताज्जुब की बात थी कि उनके बीच जब वित्त मंत्री आ गए, सब्जी वाली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वित्त मंत्री उनके पास पहुंची, सब्जी खरीदने पहुंची। देख रहे हैं आप, पहले उन्होंने बात की, भाव पूछे, सब्जी के भाव क्या है, उसके बाद खुद ये देखिए, सब्जी बेच रही महिला को यकीन ही नहीं हो रहा था वित्त मंत्री आ गई। उसके बाद उन्होंने पूछा सब्जी के भाव क्या है, फिर खुद उन्होंने एक बर्तन लिया, ये देखिए, और अपने हाथ से खुद पकड़ा उन्होंने, और उसके बाद सब्जियों को रखा और फिर तौलवाया और सब्जी ली। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्री को आप देख रहे हैं, और यही आम लोगों के बीच मंत्रियों का पहुंचना, इस तरह से सब्जी खरीदना, ये बताता है कि कितना जुड़ाव, कितने कनेक्टेड हैं आम लोगों के साथ। ये आप देख रहे हैं, सब्जी वाले से दाम भी पूछे वित्त मंत्री ने। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं वित्त मंत्री को लोगों से मिल रही हैं। वहां जो लोग मौजूद थे, लोग बहुत खुश हो गए वित्त मंत्री को अपने बीच पाते हुए। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा, आप देख रहे हैं वहां बुजुर्ग खड़े हैं, वित्त मंत्री ने उन्हें उनकी तरफ हाथ भी हिलाया, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। लोगों ने जब अपने बीच फाइनेंस मिनिस्टर को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुजुर्ग दंपत्ति को आप देख रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री को नमस्कार किया। आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। एक और बड़ी खबर वहां से आई है। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत खराब स्थिति बन गई। स्थिति यह है कि ना तो कुर्सी बची है, न पार्टी बची है, न सिंबल बचा है, सब कुछ चला गया। उद्धव ठाकरे आखिर अब करेंगे क्या? कैसे लड़ेंगे चुनाव बिना पार्टी के, बिना चुनाव चिन्ह के? तो अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये था शिवसेना का सिंबल, तीर और बाण, तीर कमान। लेकिन अब ये सिंबल हाथ से चला गया, शिवसेना भी छिन गई है। तो उद्धव ठाकरे आखिर करेंगे क्या? सब कुछ तो चला गया, यानी ना मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवसेना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि पार्टी हाथ से ना जाए, लेकिन वो भी चली गई। देखिए जरा रिपोर्ट।
उद्धव ठाकरे के पास अब न कुर्सी बची, न पार्टी शिवसेना और न ही चुनाव निशान तीर धनुष। पहले महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हुए और अब पार्टी का नाम और सिंबल भी फ्रीज हो गया। बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? अब इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। फिलहाल उपचुनाव के लिए उद्धव और शिंदे दोनों को नए सिंबल और नाम पर लड़ना होगा। अब बिना पार्टी और चुनाव निशान के कैसे जीत पाएंगे उद्धव ठाकरे? तो कुर्सी के बाद पार्टी कैसे चली गई आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कैसे हथौड़ा चलाया और कैसे बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे को, ये आप देख रहे हैं। ये है उनका चुनाव निशान जो अब उनका था हो गया है। शिवसेना पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया और शिवसेना के सिंबल तीर और धनुष को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। चुनाव आयोग की 4 घंटे बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया। उद्धव शिंदे गुट की लड़ाई पर 13 पन्नों का आदेश आया चुनाव आयोग का। कोई भी गुट तीर धनुष का इस्तेमाल अब नहीं करेगा, ना उद्धव ठाकरे करेंगे और ना ही शिंदे करेंगे, कोई नहीं कर सकता। दोनों गुट अपने लिए नए नाम का चुनाव कर सकते हैं। नया पार्टी बनाइए नए नाम से और नया चुनाव निशान लाइए। ये नाम शिवसेना से मिलता जुलता हो सकता है लेकिन शिवसेना नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग की दी गई लिस्ट से नाम चुन सकते हैं। 10 अक्टूबर तक दोनों गुटों को ये चिन्ह बताने होंगे चुनाव आयोग को। उपचुनाव में उद्धव शिंदे गुट का नया सिंबल होगा। उपचुनाव होने वाले हैं अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है दरअसल। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि कैसे आज उद्धव ठाकरे टेंशन में थे। टेंशन इस बात की कि कुर्सी भी चली गई, पार्टी और चिन्ह भी चला गया, तो क्या करें। उद्धव ठाकरे ने आज बड़ी बैठक बुलाई, नेताओं के साथ बैठक की कि आगे की रणनीति क्या हो, आगे अब क्या किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने यह कहा। लेकिन अगली एक और तस्वीर शुरू में है, जो उद्धव ठाकरे नए सिंबल कौन सा हो सकता है वो जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये सिंबल उद्धव ठाकरे ने विकल्प के तौर पर तैयार किए हैं कि ये सिंबल हमें दिए जाएं, हम इन सिंबलों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये सिंबल भी मिलेंगे या नहीं, लेकिन जरा अरविंद सावंत को सुनिए, शिवसेना के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, निर्णय ले गया और निर्णय लेकर उन्होंने हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर दिया। अब रही बात, उन्होंने कहा कि कल वापस 2 बजे तक जो भी आपको पर्याप्त चुनाव चिन्ह देने हैं, तो आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने 3 चुनाव चिन्ह दिए। उसमें से पहला है त्रिशूल, दूसरा है हमारा मशाल और तीसरा है उगता हुआ सूरज। तो ये सारे 3 चुनाव चिन्ह हमने उनके पास पर्याय करके दिए हैं। उसमें से अभी चुनाव चिन्ह देने का काम हमारा चुनाव आयोग करेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या विकल्प रखे हैं, कौन सा चुनाव निशान उनका हो सकता है, कौन सी पार्टी हो सकती है, क्या मांग रहे हैं। देखिए अब तो शिवसेना गया, उद्धव गुट ने पार्टी के नाम निशान की एक लिस्ट तैयार की है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया। पहला नाम विकल्प के तौर पर क्या है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, पहला नाम, यानी पार्टी का नाम भी आ जाए और पिता का नाम भी आ जाए। दूसरा विकल्प है शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे। तीसरा नाम का विकल्प है, उसमें अपना नाम भी जोड़ लिया उन्होंने, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यानी पार्टी का नाम भी, अपना नाम भी और पिता का नाम भी। चुनाव निशान क्या हो, तीर और कमान तो चला गया, तो पहला विकल्प उनके पास है, उन्होंने जो दिया है त्रिशूल का दिया है। दूसरा विकल्प उद्धव ने दिया है उगता हुआ सूर्य और तीसरा है मशाल। क्या इन तीनों में कुछ मिलेगा? उद्धव ने बैठक में कार्यकर्ताओं को नाम और निशान बताए हैं। इलेक्शन कमीशन से इनमें से एक को फाइनल करने की अपील भी की है उद्धव ठाकरे ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो नंबर देना है वो भी हमने दिया है। तो हमारी तरफ से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से सिंबल फ्रीज हो, लेकिन आज ऐसे कहा जा रहा है कि हमारे वजह से सिंबल फ्रीज हो गया। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, एक सिंपैथी जुटाने की कोशिश है। तो बाबा साहब की जो परंपरा है उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। बाबा साहब की जो हिंदुत्व की परंपरा है उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे एक उठाव हुआ वो बाबा साहब के विचारों के लिए उठाव हुआ है, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए हुआ है। और आपको यकीन नहीं होगा कि बिना तीर कमान के, बिना धनुष और बाण के उद्धव ठाकरे जीत ही नहीं सकते।
क्योंकि आज तक शिवसेना इस चुनाव निशान के सिवा जीत ही नहीं पाई है, तो नए सिंबल से कैसे जीतेंगे? देखिए, ये आप देख रहे हैं बाला साहब ठाकरे बैठे। बाला साहब ठाकरे ने दरअसल शिवसेना की नींव रखी थी और 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना हुई थी। तब ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, तब ये लोगों की सेवा करने के लिए एक सामाजिक ऑर्गेनाइज संगठन था। लेकिन 1971 में 1971 में चुनाव लड़ा और सफलता नहीं मिली। 1971 में खजूर के पेड़ पर पहला चुनाव निशान था, खजूर का पेड़, इस पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। दूसरा चुनाव निशान था ढाल तलवार, इस पर चुनाव लड़ा फिर भी हार गए। रेल इंजन पर चुनाव लड़ा फिर भी असफल रहे और इन सभी निशानों पर शिवसेना को सफलता नहीं मिली। जीते किस पे? इंद्र तीर और धनुष पर। 1985 में शिवसेना को धनुष बाण का निशान मिला। 1985 मुंबई के नगर निकाय चुनाव में इस निशान पर जीत मिली। कांग्रेस की मदद से शिवसेना ने सरकार बनाई थी उस वक्त। 1989 में बीजेपी शिवसेना ने अपना गठबंधन फाइनल किया था और इसके बाद कई चुनाव में शिवसेना ने इसी निशान पर जीत दर्ज की। बिना तीर कमान उद्धव को बड़ा नुकसान होगा, यह तय है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए कैसे शिंदे भी पूरी तैयारी में लीगल टीम के साथ बैठक की। एकनाथ शिंदे ने, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। एकनाथ शिंदे ने बाकायदा कानूनी जानकारों से सलाह मशवरा लिया है कि आखिर वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि शिंदे भी दावा कर रहे हैं शिवसेना नाम पर पार्टी के और तीर कमान पर कि उन्हीं को दिया जाए। लेकिन नए निशान पर भी घमासान है। आपको बताऊं, उद्धव एक तो तीर कमान पर शिवसेना पर घमासान है, लेकिन हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को इतनी आसानी से यह भी तय ना हो सके कि उन्हें जो नाम वो चाह रहे हैं शिवसेना बाला साहेब, वो भी हो सकता ना मिले। क्यों मैं कह रहा हूं ये? देखिए जरा, वजह यह कि शिवसेना में नाम निशान को लेकर उद्धव और शिंदे में जंग चल रही। नाम और निशान पर अब दोनों दावा ठोक रहे हैं, इसलिए फ्रीज हो गया। शिवसेना नाम छोड़ने को दोनों गुट तैयार नहीं है। दोनों कह रहे हैं हम अपनी पार्टी के नाम के साथ शिवसेना लगाएंगे। बाला साहेब का नाम भी दोनों गुट चाहते हैं अपने पार्टी के नाम में। दोनों गुट अड़े तो यह भी हो सकता है कि यह शिवसेना नाम भी फ्रीज हो जाए। ये जो नया नाम, जो एक विकल्प सुझाया उद्धव ठाकरे ने कि शिवसेना बाला साहेब, यह भी हो सकता है फ्रीज हो जाए। यह कह दिया जाए दोनों अब इन नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दूसरा नाम और निशान मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि उगता सूरज पहले आरपीआई का चुनाव चिन्ह था और उद्धव गुट को यह निशान आवंटित ना हो। अठावले ने शिंदे गुट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि धनुष और तीर चिन्ह शिंदे गुट को मिलने चाहिए। सिंबल फ्रीज होने के लिए उद्धव जिम्मेदार हैं, यह कहना है आरपीआई नेता रामदास अठावले का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। लेकिन उगता हुआ सूरज ये सिंबल हमारा आरपीआई का था और आरपीआई को ये सिंबल मिलने के लिए हमने भी इलेक्शन कमीशन को हम लिखने वाले हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको उगता सूरज नहीं देना चाहिए, लेकिन त्रिशूल या मशाल में से कोई सिंबल उनको देना चाहिए। वो तो उनको देने का अधिकार है, उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी है, तो उनको सिंबल कोई ना कोई तो देना ही चाहिए, हमको ऐसा लगता है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं एक बड़ी बात। ये तो निशान पर घमासान हो गया, लेकिन शिवसेना किससे मिलेगा पार्टी का नाम, और तीर और कमान आखिर किसके पास होंगे, यह भी एक बुनियादी सवाल है। किसके पास होंगे आखिर ये निशान? शिवसेना ये चुनाव आयोग तय करेगा। कैसे तय होगा ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो बीच में सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल किसे मिलेगा? नाम निशान पर अब इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ही आखिरी फैसला करेगा और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है यही फैसला अंतिम होगा, यही फैसला आखिरी होगा। विवाद होने पर इलेक्शन कमीशन आखिरी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन दोनों पक्ष के दावों की जांच करेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। पदाधिकारियों की संख्या देखी जाएगी, किन दोनों में किसके पास कितने पदाधिकारी हैं। एमएलए एमपी किसके साथ हैं यह देखा जाएगा। एमएलए एमपी से हलफनामा बाकायदा लिया जाएगा कि आप किसके साथ हैं। इससे तय होगा कौन किस गुट के साथ है और बिना दस्तावेज देखे फैसला नहीं होगा। दोनों पक्ष को सुनकर ही
कोई अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। दलील, दस्तावेज और संख्या पर फैसला किया जाएगा। एक गुट को इलेक्शन कमीशन मान्यता दे सकता है, दूसरे गुट को नई पार्टी बनानी होगी, यही विकल्प होगा। ये किसके साथ होगा कोई नहीं जानता। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, क्योंकि महाराष्ट्र में यह संग्राम छिड़ा हुआ है पार्टी को लेकर। हड़बड़ी में ये निर्णय लिया गया है और आप इलेक्शन कमीशन का इतिहास देख लीजिए, पोल सिंबल फ्रीज हो जाता है, पार्टी सिंबल फ्रीज हो जाता है डिस्प्यूट के चलते, पर पार्टी का नाम ही आप फ्रीज कर देंगे, ये पहली बार सुना है मैंने। वापस बालासाहब ठाकरे की शिवसेना उसका घोड़दौड़ आगे चलेगी, चलाने वाले हम लोग हैं और चलाएंगे ही। अच्छा किया, विवाद में नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन है एक संवैधानिक संस्था है, जो भी उसने निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। कभी भी कहीं भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का यही कार्य होता है। एक बात तो साफ है कि जो जिस तरीके से, जिस जल्दी से और जिस गंभीरता से इलेक्शन कमीशन को उस पूरे मसले को लेना चाहिए, दुर्भाग्य से वो नहीं ले रही है। वो जनता के न्यायालय में हम लोग जाएंगे, हमें विश्वास है। आई अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये जो चुनाव निशान की खींचतान होती है, ये बहुत पेचीदा होती है। मैं क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस को ये हाथ कैसे मिला ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और बीजेपी को एक कमल कैसे मिला, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। इन पार्टियों के पास पहले दूसरे चुनाव निशान हुआ करते थे, लेकिन कैसे हासिल हुआ ये सिंबल, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, दरअसल कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे से पहले कांग्रेस के पास चुनाव निशान जो था उस दूसरे चुनाव निशान थे जिस पर उसने चुनाव लड़ा। हाथ निशान इस वक्त कांग्रेस का सिंबल है, लेकिन दो बैलों की जोड़ी पहले कांग्रेस का निशान हुआ करता था, दो बैल होते थे। 1969 में पार्टी के विभाजन पर इसे जब्त कर लिया गया, यानी 69 में जब पार्टी टूटी तो दो बैल के जोड़े जब्त कर लिए गए, जैसे अभी जब्त किए गए, फ्रीज हुए। इसके बाद पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा निशान मिला, तिरंगे में चरखा, और जो नई कांग्रेस थी उसे गाय और बछड़े का चुनाव निशान मिला था। 1977 में नई कांग्रेस का चिन्ह भी फ्रीज कर दिया गया, जो गाय और बछड़ा था। 1978 में इंदिरा गांधी ने पंजे के निशान को चुना। बीजेपी का देखिए, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है यह कई बार बदला गया है। 1951 से 77 तक भारतीय जनसंघ पार्टी थी। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया हुआ करता था। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी नाम हुआ। जनसंघ में कई पार्टी को मिला लिया गया और हलदर किसान इसका निशान बनाया गया। साथ ही साथ आपको बताऊं 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, जिसके बाद यह चुनाव निशान मिला कमल। तो इसलिए चुनाव आयोग में अभी फैसला होना है कि शिंदे को मिलेगा या फिर उद्धव को मिलेगा शिवसेना का हक। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा कर